हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारी जो NIOS समरी चल रही है DSSB PRT के लिए, उसमें यूनिट 7 हम लोग पढ़ेंगे जो कि ब्लॉक 2 का है। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी यूनिट्स में हम खत्म कर दे रहे हैं और जो जहाँ मुझे सही लगेगा वहाँ मैं कंप्लीट ब्लॉक पे एक ब्लॉग भी एक वीडियो में बना दूंगी, लेकिन अभी मैं यूनिट वाइज कवर करवा रही हूँ। तो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ UE चैप्टर का नाम है, यानी कि UE का मतलब होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सार्वत्रिकीकरण प्रारंभिक शिक्षा का। उसके हम आयोजन और प्रबंधन के बारे में यहाँ जानेंगे। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ लिख दिया था। पहला जो टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीकरण वर्सेस विकेंद्रीकरण। हिंदी में मैं बता देती हूँ, अदरवाइज मैंने कुछ जगह पे हिंदी लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या होता है उसके बारे में मैंने ये लिख लिया, लेकिन आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। समझने के लिए मैंने यहाँ बता दिया था कि सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, नेशनल और स्टेट लेवल पे एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रॉपर उनको दिखता है कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होना है, कैसे वो चीज़ें लागू होंगी। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, लोकल अथॉरिटी जो होती हैं लोकल लेवल पे स्थानीय लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी पॉलिसी का, या जो UE से रिलेटेड है उसके लिए। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि लोकल, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, स्कूल लेवल पर मैनेजमेंट होता है, अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट, कम्युनिटी एंड इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस पे, यानी कि सब समानता और समावेशी जो प्रारंभिक शिक्षा है उस पर। लेकिन इसमें एक कमी भी होती है। कमी ये होती है डिसेंट्रलाइजेशन में, एक कमी ड्रॉबैक ये है कि फंडिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो फंडिंग दी जाती है वो उससे लोकल जो स्थानीय लोग होते हैं वो बहुत अफेक्ट हो जाते हैं, उनकी कुशलता जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है। ये एक तरीके की कमी है। अब क्वेश्चन कहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि प्राइमरी जो एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है, उसके विकेंद्रीकरण का विचार सबसे पहले कब दिया गया था, NEP 1986 में दिया गया था। ठीक है, माइक्रो प्लानिंग यानी कि सूक्ष्म आयोजन, उसके बारे में POA यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन या प्लान ऑफ एक्शन कह सकते हो, 1992, जो कि 1986 में का ही संशोधन है, उसमें ये बात माइक्रो प्लानिंग की बात की गई थी। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, एक और बात, इस वीडियो में SMC हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SMC से फैक्ट वाले क्वेश्चन उठते हैं, इसीलिए SMC प्रॉपर एंड तक देखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये है 73rd 74 अमेंडमेंट। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, 73rd एंड 74 अमेंडमेंट 1982 में हुआ था, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुसूची है, जिसको शेड्यूल बोलते हैं, कौन सी अनुसूची में लोकल गवर्नमेंट की बात की गई, यानी कि स्थानीय गवर्नमेंट, जिसको पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, कौन सी अनुसूची में बात की गई। अगर नहीं पता होगा तो अभी भी आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ICDS, अब ये 73rd एंड 74 में स्थानीय सुशासन, जिसको पंचायती राज या म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, वो आए थे इसमें। ठीक है, अब ICDS, ये स्थानीय जो सुशासन है, लोकल लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, वो ICDS में भी देखने को मिला है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यहाँ सर्विस होना चाहिए था, आई थिंक मैं लिखना भूल गई हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये कब आई थी, ये मैं बता देती हूँ, 1975 में आई थी ये योजना जो थी। अब इसमें भी लोकल कम्युनिटी की भागीदारी बहुत देखी गई थी। ठीक है, इसी तरीके से और बहुत सारी स्कीम रही हैं जिसमें देखा गया है, लाइक एक जो वो साक्षरता मिशन था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, उसमें भी लोकल भागीदारी बहुत देखी गई थी। डाइट प्रोग्राम में भी देखा गया है। तो अब आता है लोकल कम्युनिटी की एक्टिव पार्टिसिपेशन, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। जो हम अभी बात कर रहे हैं स्थानीय समुदाय की, उनकी भागीदारी, उसमें कौन कौन आ जाता है, तो उसमें आता है पंचायती राज संस्थाएं आ जाती हैं, SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आ जाता है, विलेज एजुकेशन कमेटी आ जाता है, PTA मतलब पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन आ जाता है, MTA मतलब मदर टीचर एसोसिएशन आ जाता है, और TADC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्राइबल ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, कुछ चीज़ें इंग्लिश में याद करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। अब इसकी हिंदी जानते हैं ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। अब आता है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में कि प्लानिंग एट माइक्रो लेवल मीन, तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं था, उसमें था कि क्या जो सूक्ष्म स्तर पे जो प्लानिंग होती है, आयोजन होता है, उसमें क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो पहला तो है आवश्यकताओं को पता लगाना। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन आवश्यकताओं को पता लगाने में लोकल पीपल की भागीदारी, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं, क्या नीड है उसको पता लगाने में उनका पार्टिसिपेशन होता है। अवेलेबल रिसोर्सेज को उत्पन्न करना, जो वहाँ पे संसाधन उपलब्ध हैं उनको क्रिएट करना। अब वो कैसे क्रिएट होंगे, किस टाइप के होंगे, मटेरियल इनपुट हो सकते हैं, कोऑपरेटिव एक्शन हो सकते हैं, और क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज को मैं हिंदी में बताती हूँ। तो मटेरियल इनपुट
का सेंस होगा यहाँ पे कि प्रयोग में आने वाली जितनी भी सामग्री है उनको उत्पन्न करना। कोऑपरेटिव एक्शंस में आ जाते हैं सहयोगात्मक क्रियाविधि को उत्पन्न करना, और क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, और संसाधनों को क्रिएट करना, उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं माइक्रो लेवल की जो प्लानिंग होती है उसमें। प्रिपरेशन ऑफ विलेज प्लान अवेलेबल रिसोर्सेज का ध्यान रखकर, ठीक है। विलेज प्लान तो बनाया जाएगा लेकिन किसको ध्यान रखकर कि जो वहाँ उपलब्ध संसाधन है उनको ध्यान रखे। 3 स्टेप्स याद रखिएगा प्रॉपर। अब आता है माइक्रो प्लानिंग क्या चीज़ है। तो माइक्रो प्लानिंग का मतलब होता है इसको सूक्ष्म आयोजन भी बोलते हैं। एक्टिव कोऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ लोकल पीपल, यानी कि एक्टिवली सक्रिय रूप से लोग सहयोग दें और सपोर्ट करें स्थानीय लोग, किस लिए, आवश्यकताओं और जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका पता लगाने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो प्लानिंग वाला, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए। कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं, ये यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, इस यूनिट में काफ़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन स्टेप्स, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 6 स्टेप्स दे रखे हैं, इनको तैयार करते हैं हम लोग। पहला है वर्कशॉप फॉर द VEC, यानी कि कार्यशाला का आयोजन करना। VEC विलेज एजुकेशन कमेटी, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, MTA मदर टीचर एसोसिएशन, और कई सारी कैंपेन जो चलती हैं, मीना अभियान, माँ बेटी अभियान, या प्रभात फेरी, नामांकन अभियान, शिशु मेला अभियान, इस टाइप के, उनके लिए उसको अभियान को चलाना और सेम टाइम पे वर्कशॉप को चलाना, ठीक है। कोर प्लानिंग टीम का गठन करना। कोर प्लानिंग टीम को हिंदी में कहेंगे अभ्यंतर आयोजन दल का गठन करना। अब ये जो कोर प्लानिंग टीम होती है ना, इसको अभ्यंतर आयोजन दल होती है, क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई मान लो कुछ प्लानिंग की गई UE के लिए ही, अगर हम क्या सिर्फ टीचर ही उसको इम्प्लीमेंट करेगा, नहीं ना। ऑब्वियसली जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी भागीदारी ज़रूरी है। तो इस जो टीम में कौन कौन होते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, कुछ राजनीतिक रूप से जो जागरूक लोग होते हैं, कुछ वे लोग होते हैं जिनके पास विचार हैं और वे सामाजिक कार्य के लिए उत्सुक हैं। तो ये ऐसे लोग को मिला करके ये टीम बनाई जाती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है CPT का क्षमता निर्माण। क्षमता निर्माण मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है कोर प्लानिंग टीम की, ताकि वो जो आयोजन की गुणवत्ता है, प्लानिंग की जो क्वालिटी है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो इसी पे डिपेंड करती है कि कैसे ये इसकी क्षमता का निर्माण होता है CPT का। उन मुद्दों की पहचान करना जिनके लिए हस्तक्षेप जरूरी है, ठीक है। उन टॉपिक्स की पहचान करना जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं पूरा, यानी कि CPT का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा कुछ। डाटा रिक्वायरमेंट एंड द सोर्स ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का, अब हमको आंकड़े भी तो होने चाहिए हमारे पास, भाई काम करना है तो उसके लिए हमारे पास आंकड़े की आवश्यकता होगी, उनके स्रोत की आवश्यकता होगी। तो कौन कौन से आंकड़े, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन वाले आंकड़े चाहिए, जो निःशक्त बच्चे हैं वो उनके आंकड़े चाहिए, प्रवासी जो बच्चे हैं उनके आंकड़े चाहिए, विद्यालयों की संख्या चाहिए, ठीक है, कितने सरकारी हैं, कितने मान्यता प्राप्त हैं, कितने गैर मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो डाटा चाहिए होते हैं, तभी तो आप प्रॉपर उस पर इंटरवेंशन कर पाओगे। फिर फाइनली आता है माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज। जब हम इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा काम करेंगे, स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ में आए होंगे। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले वर्कशॉप होगी, देन कोर प्लानिंग टीम होगी, देन CPT का क्षमता निर्माण यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, देन मुद्दों की पहचान की जाएगी, फिर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, एंड माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज होगी। अच्छा, माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज में होगा क्या क्या, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि ये मतलब गोल्स डिसाइड किए जाएंगे कि इतने स्टेप्स में हमको करना है, इतने टाइम में हमको करना है, कितना खर्चा लगेगा, फंडिंग वगैरह का अनुमान लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हम लोग पहले भी वो BRC CRC पढ़ चुके हैं। तो सेम टाइम पे होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DEO होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर होते हैं। इनका काम सेम वही मॉनिटर करना होगा और चेक करना होगा इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फंडिंग वगैरह देखना होगा, ये सारे काम हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल एंड स्कूल मैप। स्पेशल का हिंदी होता है स्थानिक और सामाजिक मानचित्रण या स्कूल मानचित्रण। इसकी जो मतलब सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो DRC होता है, बस इतना याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर, ठीक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स सेंटर फॉर प्लानिंग। तो रिसोर्स सेंटर जो होते हैं, संसाधन के जो केंद्र होते हैं प्लानिंग के लिए, कौन कौन होते हैं, डाइट एंड DPEP से पहले वाली यूनिट्स में हम पढ़ चुके हैं। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यूनिट की तरह काम करते हैं। CRC BRC के बारे में पढ़ चुके हैं, ये भी असिस्ट करते हैं टीचर को, स्टाफ ऑफ विलेज को कि प्लानिंग के लिए प्रॉपर। नेक्स्ट टॉपिक है
अप्रेजल क्या होता है? अप्रेजल मतलब मूल्यांकन जिसको बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लान फाइनल होने से पहले, जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो प्लान बनाया जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूई के से रिलेटेड, तो उस प्लानिंग से होने से पहले का जो प्रोसेस होता है ना, उसको मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में मूल्यांकन बोलते हैं, इंग्लिश में अप्रेजल बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, मतलब लागू कैसे किया जाता है भाई? लागू कौन करेगा? डीईसी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी, बीईसी ब्लॉक एजुकेशन कमेटी, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एंड अदर कमेटी इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, लागू करती हैं। एनजीओ की पार्टनरशिप 3 तरीके से होती है। एक तो डायरेक्ट फंडिंग कर दी जाती है सेंट्रल और स्टेट के द्वारा। एक होता है कि बाई नेशनल एंड स्टेट रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जो राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर पर संसाधन के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके द्वारा फंडिंग की जाती है, या फिर बाई वीईसी यानी कि विलेज एजुकेशन कमेटी के द्वारा उनको पैसे वैसे दिए जाते हैं, देन पार्टनरशिप होती है। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ स्कूल का जो मॉनिटर और सुपरविजन यानी कि इसको आई थिंक पर्यवेक्षण बोलते हैं सुपरविजन को, तो वो कौन करता है? मतलब टाइम पे चेक करना, तो वीसी विलेज एजुकेशन कमेटी या फिर डब्ल्यूईसी वार्ड एजुकेशन कमेटी करता है। बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, साथ में कौन आता है? असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर भी आता है, जो कि विजिट करता है हर स्कूल को हर साल, और फीडबैक किसको देता है? डीईओ को। ऑब्वियसली सबसे ऊपर कौन है? डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट में हो गया डीईओ, फिर बीईओ एंड देन विलेज, जो विलेज एजुकेशन लेवल यानी कि वीईसी आ जाता है सबसे निचले स्तर पे। अब आता है आरटीई में एक बात कही गई है कि स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करे कि नो सिंगल टीचर स्कूल, कोई भी एक सिंगल टीचर वाला एक ऐसा स्कूल ना हो जिसमें केवल एक ही टीचर हो। ठीक है, और दूसरी बात ये कहा है कि एटलीस्ट 50% वुमेन टीचर का होना जरूरी है। ठीक है, आरटीई में ये बात कही गई है। अब हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का, जो कि है एसएमसी। एसएमसी में हम एसएमसी का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब ये जो कमेटी है, ये अनएडेड स्कूल होते हैं, जो सहायता प्राप्त नहीं स्कूल हैं, ठीक है, उनको छोड़ करके सभी स्कूलों में इसको होना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? 75% मेंबर होंगे जो कि पेरेंट्स और गार्जियंस होंगे। बचे 25% जो होंगे, 25% में से 1/3 जो होंगे वो इलेक्टेड मेंबर होंगे लोकल अथॉरिटी के, स्थानीय लोगों में से चुने गए लोग होंगे 1/3 टीचर होंगे, और 1/3 लोकल एजुकेशनिस्ट होंगे यानी कि शिक्षाविद होंगे, जो स्थानीय स्तर पे जो पढ़े लिखे कुछ लोग हैं वो होंगे। अब इन सब में ये तो टोटल 100% हो गया। इस 100% में ये देखना जरूरी है कि 50% वुमेन्स तो हो ही। हर 2 साल में ये जो एसएमसी होती है, कितने साल में इसका पुनर्गठन होता है? कितने साल में ये बनाया जाता है? तो हर 2 साल में पुनर्गठन होता है। मान्यता की तारीख से, जिस भी दिन स्कूल को मान्यता प्राप्त हुई है उस तारीख से 6 महीने के भीतर इसका गठन हो जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है एसएमसी प्रिपेयर स्कूल डेवलपमेंट प्लान। स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएगी यानी कि स्कूल विकास योजना बनाएगी। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए बनाएगी। एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड, जब एक वित्तीय वर्ष खत्म होता है उसके 3 महीने के पहले ये प्लान बन जाना चाहिए। और कितने साल के लिए बनता है? 3 साल के लिए बनता है, जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं भी होती हैं। ठीक है, 3 एनुअल सब स्कीम्स भी, सब प्लान्स भी होते हैं। स्कूल जो रन होता है वो कौन सी एक्ट में है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में है। अंडर पार्ट 4 Section 7 1 2 3 all school has to admit children belonging to the weaker section and disadvantaged group। पार्ट 4 के सेक्शन 7 में ये बात कही गई है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि हर एक स्कूल को किसी भी कमज़ोर वर्ग का है या डिसएडवांटेज ग्रुप का है आप मना नहीं कर सकते हो एडमिशन लेने से। ठीक, तो ये बात हो गई इसमें। अब यूएनडीपी का फुल फॉर्म देखते हैं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंट्रैक का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनजीओ ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर। स्कूल नेट क्या होता है? स्कूल नेट एक इंटरनेशनल बेस्ड नेम है, मतलब ऐसा होता है ना कि एक जेनरिक नेम, एक बहुत ज़्यादा नाम हो गया है, वो क्या हो गया? इंटरनेट। स्कूल नेट का मतलब है कि आईसीटी बेस्ड, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बेस्ड ई मैनेजमेंट स्कूल सिस्टम में, यानी कि स्कूल में वो इंटरनेट का बहुत यूज़ करना है, इंटरनेट कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके सब कुछ मैनेज करना ही शॉर्टकट में उसको एक शॉर्ट नेम दे दिया गया है विच इज़ स्कूल नेट। तो स्कूल नेट एक होता नहीं कि हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, तो उसी तरीके से 3 ड्राइवर कौन से हैं आईसीटी यूसेज के, यानी कि 3 चालक कौन से हैं आईसीटी के उपयोग के? तो लैंग्वेज, लिटरेसी एंड लर्निंग, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़
किस चीज़ को लेकर के हो रहा है ICT का, लैंग्वेज लिटरेसी एंड लर्निंग। तो यहाँ पे होता है ये यूनिट खत्म। मैंने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल दिए हैं, और जब हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तो बच्चे कुछ वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले अगर आपने और यूनिट नहीं देखी है तो देख लीजिए, और इसको अच्छे से रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। और बस एक रिक्वेस्ट है अगेन कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी DTEL+B की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी अभी से करेंगे तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी, और प्रीवियस ईयर तो लगाना ही लगाना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।